हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग चलिए क्लास 10 की फिजिक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रे डायग्राम बाई स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम के लिए हम कौन कौन से रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन आसानी से बन जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। अगर हम लोग के पास एक कॉन्केव मिरर है तो अगर हम कॉन्केव मिरर के पार्ट की बात करें तो ये होता है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर को कट करती है ये पॉइंट हमारा पोल होता है, और जो इस स्फीयर का सेंटर होता है हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। और इस मिरर को हम अगर इसके पार्ट को हम यम और एन बोले तो इस यम और एन को हम अपर्चर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो जहां पे ये लाइट आके मिरर पर पड़ती है, सबसे पहले हम उस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल क्या होगा हमारा, इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल आई बनाएगा उतना ही एंगल आर बनाते हुए चला जाता है। और जब हम देखते हैं तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल फोकस से पार कर रही है। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से चली जाएगी। यही केस कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। अगर हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका पोल होगा, ये इसका कहीं फोकस होगा, और ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एंगल बनता है आई। तो जितना एंगल आई बनता है उतना ही एंगल आर भी बनेगा, और आर बनाते हुए ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये लाइट प्रिंसिपल फोकस से आती हुई हमें दिखती है। अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर हो और यहाँ से ये ऑब्जर्व करे तो इसको ये लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है ये फोकस से आ रही है। तो इसको आप लोग बना लीजिए। तो चलिए हम दूसरे रूल की शुरुआत करते हैं। दूसरा केस है हमारे पास कि अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अगर हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये हमारा एंगल आई बनता है और ये एंगल हमारा आर बनता है। यही केस हमारा कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होता है। अगर हम यहाँ से एक लाइट फोकस पर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
ये हमारा एंगल आई बनता है, और ये हम देखते हैं यहाँ से लाइट पैरेलल एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग तीसरे केस की बात करते हैं। ये हमारा फोकस हो गया। चलिए हम लोग तीसरे केस की बात करते हैं। अगर हम इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा करें और ये देखें, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जिस पॉइंट पे ये लाइट पड़ती है, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखते हैं ये जो लाइट आ रही है इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई लाइट कहीं अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो ये उसी पाथ पर वापस चली जाती है जिस पाथ से आ रही थी। तो ये लाइट इसी पाथ से वापस चली जाएगी। चलिए अब हम लोग इस केस में भी देख लेते हैं। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई अगर हमें फील हो रही है तो यहाँ पर भी अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे लाइट नॉर्मल आ रही है। अगर ये लाइट नॉर्मल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते वापस चली जाएगी। तो इस दोनों केस को आप लोग बना लीजिए। ये हमारा तीसरा केस हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस है कि अगर कोई इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाते हुए सीधे पोल पर आ रही है तो ये हमारा एंगल आई बनता है, और हमें देखते हैं कि जितना एंगल बनाते हुए लाइट आती है उतना ही एंगल बनाती हुए लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर भी वही सेम फिनोमेना होता है। लाइट कुछ एंगल बनाते हुए अगर प्रिंसिपल एक्सिस सीधे पोल पर आ रही है तो ये आई बनता है, और इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट वापस चली भी जाती है। तो ये लास्ट केस है। अब बना लीजिए इसको। इन चारों केस का इस्तेमाल हम इमेज फॉर्मेशन में करेंगे, जिसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बात करने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर के केस में 6 केस की स्टडी करेंगे। यहाँ पे 6 कंडीशन होगा, जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग अलग प्लेस पे रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग प्लेस पर बनता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारा होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोगों को देखना है पोजीशन ऑफ इमेज।
थर्ड हम लोगों को देखना है साइज ऑफ इमेज। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है नेचर ऑफ इमेज। चलिए हम लोग पहले केस की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात करने जा रहे हैं। तो हम एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा होगा पोल, ये हमारा होगा कहीं फोकस, और ये हमारा होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए तो पहला केस हम इंफिनिटी के लिए करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा गया है, मींस इस मिरर से बहुत दूर है। जब हम बहुत दूर की कल्पना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी लाइट इस मिरर पर आएगी वो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो हम देखते हैं कि अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से जाती है, जिसको कि हम लोग पीछे 4 रूल्स में हमने सीखा है। और यहाँ से भी अगर कोई लाइट आ रही है, अगर ये भी लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी सीधे फोकस से होकर चली जाएगी। तो जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। और हम ये देख रहे हैं ये दोनों लाइट प्रिंसिपल फोकस पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस पर ही बनेगा। तो चलिए अब हम पोजीशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये बना हमारा एट एफ, जिसका मतलब है कि फोकस पर बना। तो साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज की साइज लगभग न के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट साइज बोलेंगे। और नेचर की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो इमेज बन रहा है ये मिरर के सामने बन रहा है, तो श्योर है कि इस इमेज को हम स्क्रीन पर भी बना सकते हैं, इसलिए एक ऐसा इमेज होगा ये रियल होगा। तो चलिए नेचर की अगर हम बात करें तो रियल तो होता ही है, रियल के साथ ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। चलिए आप इसको बना लीजिए। चलिए अब हम दूसरे केस की बात करने जा रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, जिसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है। तो चलिए बियॉन्ड सी देख लेते। तो पहला रूल यही है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरा हम लोग जो तीसरा केस पढ़े हैं या चौथा केस पढ़े हैं उनमें से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए आप फ्री हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीसरा केस अप्लाई करते हैं। लाइट को सीधे पोल पर लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि लाइट जितना एंगल बनाते हुए पोल पर आ रही है
उतना ही एंगल बनाती है पोल से रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों F और C के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमारा इमेज तो इरेक्ट है, बट यहाँ पे हमारा इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है तो इमेज हमारा इन्वर्टेड बन रहा है। तो अगर इसका हेड यहाँ पे A है तो हेड यहाँ पे हमारा A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है हमारा, बिटवीन C एंड F। अगर हम साइज की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो इमेज है तो ये ऑब्जेक्ट की साइज से हमें छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज होने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे कि ये डिमिनिश है, डिमिनिश्ड होगा। चलिए आप इसको बना लीजिए। नेचर की अगर हम बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। तो चलिए अगले केस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए चलिए ये हमारा F हो जाएगा। अगला केस है, हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आ रहे हैं तो हम इसको रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको हम बोलेंगे है C। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर C पर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है A और B। तो जब इस ऑब्जेक्ट से अगर पैरेलल लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये सीधे फोकस से होकर जाएगी। दूसरा हम लोग फिर से वही रूल यूज करते हैं। ये लाइट को अगर हम पोल पर लेके आ रहे हैं तो हम देखते हैं ये लाइट जितना एंगल बनाते हुए आ रही है ये लाइट उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। चलिए थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है, हम लोग सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हमारा एंगल R हो गया। तो हमने देखा कि जब इमेज जहां पे बन रहा है ये हमारा जस्ट C के नीचे इमेज भी बन रहा है और हम देख रहे हैं कि इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज के लगभग इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है एट C है तो इमेज की भी पोजीशन एट C ही है, एट C। और साइज की बात करें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बनेगा। और नेचर की अगर हम बात करें तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। चलिए इसको भी बनाएं। तो चलिए ये हमारा तीसरा केस था। अब हम लोग चौथे केस की बात करने जा रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेके आएंगे। तो चलिए अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहीं C और F के बीच होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखते हैं
तो जब हम पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के लेके आते हैं तो ये निश्चित है ये लाइट हमेशा एफ से ही होकर जाएगी। चलिए, तो जो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखा है ये बिटवीन सी एंड एफ। तो चलिए दूसरा रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो दूसरी रे आ रही है ये जितना एंगल बनाते हुए आ रही है इतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाती है। तो हम देख रहे हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ये है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से हमने लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इसका मतलब है ये हमारा इमेज होगा, ये हमारा ए डैश और ये बी डैश। तो चलिए पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इमेज की जो पोजीशन है सी के बाद है, जिसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी है। चलिए अब साइज की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं जो हमारा इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, तो हम इसको बोल सकते हैं इनलार्ज। इनलार्ज मतलब कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बन रहा है। तो चलिए ये इस केस को भी आप बना लीजिए। तो चलिए हम लोग पांचवें केस की बात करने जा रहे हैं, जिसको कि आप नोट करते रहे कॉपी में। तो चलिए पांचवा केस है, हम ऑब्जेक्ट को सीधे फोकस पर रख रहे हैं। हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो सीधे फोकस से जाए। फिर से हम दूसरी रे ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये पोल पर आ रही है एंगल आई बनाते हुए तो रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल आई बनाते हुए लाइट निकलेगी। ये एंगल आई और एंगल आर हो गया, और हम देख रहे हैं कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होकर जा रही है। तो हमें यहाँ पे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब श्योर है ये कहीं न कहीं बहुत दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो रही है यहाँ पे ये एट एफ है। इसका मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो जो हमारा इमेज बन रहा है इस इमेज को हम एट इंफिनिटी बोल सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं एट इंफिनिटी। हम साइज की बात कर रहे हैं, जब ये दोनों इंफिनिटी पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये श्योर है कि ये इमेज बहुत बड़ा बनेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं हाईली इनलार्ज। और नेचर की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में भी हमारा जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। तो चलिए आप लोग इसको बना लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले केस की बात करते हैं जो कि कॉन्केव मिरर के केस में लास्ट केस है। इस बार आप इमेज का नेचर भी बदलेगा। चलिए हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आते हैं तो हम ये एफ होगा। हम फोकस तक तो ला चुके हैं बट अब हम फोकस और पोल के बीच रखते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ए और ए बी है,
तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है तो श्योर है फोकस से होकर जाएगी। दूसरा लाइट हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ड्रॉ करते हैं तो अगर ये लाइट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लाइट सीधे नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है सीधे मिरर के उस पार तो जाएगी नहीं, तो रिफ्लेक्ट होकर सीधे इसी पाथ से ये वापस आ जाएगी। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट पीछे जाएगी ये लाइट डाइवर्ज हो रही है और यहाँ पे पीछे एक दूसरे से कभी ये मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए अगर हम लोग इस लाइट को पीछे मिरर के पीछे एक्सटेंड करें तो हम देखते हैं ये दोनों कहीं इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो हम देख रहे हैं जो हमारा इमेज बन रहा है ये इमेज हमारा A' और B' बन रहा है जो कि मिरर के पीछे है। तो ये इमेज वर्चुअल इसलिए है कि इसको हम कभी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। तो चलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये बिटवीन F एंड P है, बिटवीन F एंड P। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं तो जो इमेज की पोजीशन है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर। चलिए अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज हमें छोटी दिख रही है बट इमेज की साइज हमें बड़ी दिख रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इमेज की साइज है ये इनलार्ज है। और नेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। हम इसको बोल सकते हैं ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधा, तो बना लीजिए आप लोग। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग कॉन्केव मिरर के यूजेस की बात करने जा रहे हैं कि हम कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हम मैक्सिमम केस में लाइट को डाइवर्ज करने के लिए करते हैं या अगर लाइट फोकस से आ रही है तो हम उसको पैरेलल करने के लिए करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल टॉर्च में होता है, टॉर्च में होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल सर्च लाइट में होता है, जहां पे हमें लाइट को बहुत दूर तक भेजना होता है हम वहां पे कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका इस्तेमाल कार की हेडलाइट में होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार एंड बाइक। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे बनता है। तो चलिए हम उसको भी देख लें। बहुत सारे बच्चे ऑप्टिक्स से घबराते हैं जबकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस हमें समझना होता है कि यहाँ पे हमें कैसे कैसे काम करना है। अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
तो यहाँ पे केवल 2 केस है। हम कॉन्केव मिरर में 6 केस देखे, बट कॉन्वेक्स मिरर में केवल हमें 2 केस देखना है। चलिए हम पहले केस की बात करते हैं। फिर से हमें वही चीज चाहिए कि पोजीशन चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगा। नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ इमेज होगा। एंड लास्ट हमारा नेचर ऑफ इमेज होगा। हम लोग पहले केस की बात करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, जो कि अंदर से हमारा पॉलिश होगा, तभी बाहर से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, तभी हम इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। चलिए, ये हमारा कहीं प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस होगा, हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये हमारा पोल है। तो चलिए फिर से वही केस है हमारे पास कि पहला ये ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे हो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो हम देखते हैं कि इमेज हमारा कहाँ और कैसा बनता है। तो चलिए फिर से लाइट हमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आनी है, और हम देख रहे हैं जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो जिस पॉइंट पे आके मिलती है मिरर से, सबसे पहले हम उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हम जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं हमारा जो पॉइंट है कुछ इस टाइप से जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा एंगल आई होगा। तो जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। हम देखते हैं लाइट हमारी कुछ इस रास्ते से रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो इसको ये दिखाई देगा ये लाइट सीधे फोकस से होकर के आ रही है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहां से सीधे हम ऑब्जेक्ट को दूसरी भी लाइट हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगी। फिर से हम एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, क्योंकि ये लाइट कहां से आ रही है? एट इंफिनिटी। और हम जानते हैं कि लाइट इंफिनिटी से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो चलिए फिर से हम इस बार वही काम करेंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एंगल आई बनेगा। जब एंगल हमारा आई बनेगा तो ये हमारा एंगल आर बनेगा। और हमें देखते हैं कि जितना एंगल आई बनता है उतना एंगल हमारा आर बनता है। तो इस लाइट को अगर रिफ्लेक्टिव रे को हम पीछे फिर से अगर एक्सटेंड करते हैं, हम देखते हैं ये आगे या पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बट हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये मिरर के जस्ट पीछे है। इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज तो नहीं बनेगा। तो हाँ बच्चों, ये तो बात सही है, रियल इमेज यहाँ पे नहीं बनता है। तो इसका मतलब अगर हम इमेज की पोजीशन की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं एट एफ। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज देखिए हमें बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, ना के बराबर है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि साइज हमारी कैसी है? पॉइंट साइज। अगर हम नेचर की बात करें तो फिर से वही रहता है नेचर हमारा। ये नेचर हमारा वर्चुअल बनता है एंड इरेक्ट होता है। तो बच्चों इसको बना लीजिए, फिर हम दूसरे केस की बात करते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के दूसरे केस की बात करते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा केस ये है कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं भी रखें। कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें तो जो हमारा इमेज है ये पोल और एफ के बीच ही बनता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एट एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, जिसका मतलब है कि इंफिनिटी को छोड़कर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी है चलिए तो हम देखते हैं पहला केस वही, अगर हमें हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए और बी, सॉरी हेड को हम ए मानते हैं, टेल को बी मान रहे हैं। तो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फिर से हमारा एक काम होगा, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये देखते हैं कि हमारा एंगल आई बन रहा है, तो जितना एंगल आई बन रहा है इतना एंगल बनाती हुई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, और हम जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं एफ से आती हुई हमें फील होती है। दूसरा केस है, लाइट को हम सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आए तो देखते हैं क्या होता है। तीसरा, तो जब हम लाइट को सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आते हैं, ये लाइट जब हम यहाँ आती है तो भैया इतना तो दूरी बच गया ना, बट हो क्या रहा है, ये जा तो रही है सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन जब इस मिरर के यहाँ पे टकराती है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सीधे यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइट सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है। इसका मतलब श्योर है कि जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। बट अगर हम इसीलिए इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, हम देखते हैं ये लाइट दोनों रिफ्लेक्टेड रे पी और एफ के बीच में कहीं यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा इमेज बन रहा है, जिसको कि हम ए डैश और बी डैश बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ। अगर हम साइज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की साइज ए बी बड़ी दिख रही है और इमेज की साइज ए बी छोटी दिख रही है। इसका मतलब इमेज की साइज डिमिनिश है। चलिए, अगर हम नेचर की बात करें तो फिर से वही केस है, हमारा जो इमेज बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है, हम इसको बोल सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस था जहां पे इमेज बनता है, और कॉन्केव मिरर का 6 केस हमने आपको बताया। दोनों मिला के 8 केस है। इन दोनों को आपको इनको लर्न करना है जिससे कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप बना लीजिए। चलिए, चलिए अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर बहुत ही वाइड एरिया का इमेज हमें छोटा बनाना होता है, बट वो इमेज हमेशा इरेक्ट होना चाहिए।
तो हम देखते हैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वे हमारी बाइक्स और हमारी कार्स, हमारी ट्रक्स, बस के विंग्स मिरर में होता है। इसका यूज है विंग्स मिरर ऑफ व्हीकल्स। सबसे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल व्हीकल के विंग्स मिरर में करते हैं, जिससे कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो पीछे हमारे कौन सी व्हीकल आ रहा है उसका हमें छोटा और सीधा इमेज दिखाई दे, जिससे कि हम अपनी सेफ्टी को मेंटेन रख सकें। इसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। कल हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। गुड नाइट।